अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुकदमे की आज 35वीं समाअत हुई। 35वीं समाअत में वफाक के मुफ्त के वकील बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने आज काफ़ी धुआंधार दलाइल दिए हैं और वो तमाम रूल्स ऑफ बिज़नेस और वो सारा कुछ जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर से मुतल्लिक है वो पढ़ा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर जज साहिबान को मराहत मिलती हैं तो फिर अगर उनकी बेवा को पेंशन मिल सकती है और वो उस वक्त तक मिलेगी जब तक कि जज की बेवा की दूसरी शादी नहीं हो जाती है तो वो मराहत ले सकती है। तो फिर एक ऐसी खातून जो कि बेशक टैक्स के रेजीम के अंदर इंडिपेंडेंट हो लेकिन उसकी जो जायदादें हैं, उसके जो एसेट्स हैं, उसके हवाले से जज से पूछ पड़ती तो हो सकती है। इन तमाम दलाइल के बाद फिर अदालत ने भी एक जुमला कहा और वो जुमला इस सारी कहानी को बयान कर देता है कि उन्होंने 96 की बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म किए जाने के अदालती फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब ये भी जहन में रखिएगा कि जजेस की फ़ोन टैपिंग के यानी जजेस की जासूसी के मुकदमे में एक जमहूरी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर कार्रवाई जो है कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस पर बात करेंगे, मेरे साथ होंगे जनाब हसनात मलिक और नासिर इकबाल। चलिए उनकी तरफ चलते हैं। वो जो नहीं होता 2-3 महीने वाला नहीं, आपका जो है ना मतलब जी नासिर साहब और हसनात साहब, ओहो उलट हो गया नासिर साहब और हसनात साहब, आज तो बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने बड़े धुआंधार दलाइल दिए और उन्होंने तो बता दिया कि तकरीबन वो आपके ख्याल के अंदर कामयाब हो गए हैं इस बात पे जजेस को कन्विंस करने पे कि जनाब जो बेगम है उसकी जायदाद का ज़िम्मेदार जज है, उसको इंक्वायरी भुगतना होगी। क़य्यूम साहब, आज जब मैं सुबह कोर्ट में एंटर हुआ था ना, हाँ। तो मैं ये जहन बना के आया था क्या जो कुछ भी हो जाए मैं डॉक्टर फ़रोग़ नसीम साहब से ही स्टोरी बनाऊंगा और उनके आर्गूमेंट्स को आज मतलब एम्फेसिस उस पर ही होगा। आज की पूरी स्टोरी उन्हीं के पे होगी क्योंकि मुझे हाँ ये नहीं, मुझे मुस्तकिल मुझ पे एलिगेशन ये लग रहे थे, मुझे कॉल आ रही थी डिफरेंट लोगों की ना कि आप जो है ना वन साइडेड जा रहे हैं। अच्छा। आप जजेस की ऑब्जर्वेशन देते हैं लेकिन एक काउंसिल आर्गुमेंट नहीं देते जो एक फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और पूरी ताकत से कर रहा है और आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन आखिर में जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं ना ताबड़तोड़ किस्म की, उसके बाद से तो आज जो आपने बात की ना कि आज उन्होंने बहुत आर्गूमेंट्स बहुत ज़बरदस्त किए, वो बिल्कुल ही फ्लैट हो गए हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी दानिश मतलब आपकी दानिश के अंदर, मेरी दानिश के अंदर, हाँ। क्योंकि आज जस्टिस ना सिर्फ ये कि जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब ने की ऑब्जर्वेशन बहुत खौफनाक है, रादर उन्होंने तो बता दिया है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अगर ये साबित हो गया कि ये रेफरेंस जो है गलत है। दूसरा, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी कहा है कि अभी मेलिस पे बात आप नहीं पहुँचे और पहले मैं जस्टिस मकबूल बाक़िर ने जो आपने ऑलमोस्ट यही कह दिया है कि उन्होंने कौंसिल डॉक्टर फ़रोग़ नसीम साहब को ये बावर कराया कि आप अपने जहन में ये याद रखें जब आप कल आएंगे आर्गूमेंट करने कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट 96 में इस घर भेज दी गई थी सिर्फ इस एलिगेशन पे कि आप के जजेस की उस पर एक एलिगेशन था कि जजेस की सर्वेलेंस हुई है यानी जासूसी की गई है। तो ये जब कल आप आएंगे तो ये जहन में रख के आइएगा। नंबर 1, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि जो मेलिस है, मेलिस बेसिकली ये है कि वो एक अल्टीरियर मोटिव को साबित करता है। यानी अल्टीरियर मोटिव को क्या कहेंगे, मज़मूम मकासद को साबित करता है। हाँ। तो आप हमें ये बताएं, मैं आप मेलिस पे आएँ और आप हमें और हम सिंस 60s से हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है वो ये साबित करती है कि जब मेलिस हो, कोई भी एक्शन लिया गया हो जो मेलिस की बुनियाद पे लिया गया, बदनीयती की बुनियाद पे लिया गया हो, तो वो विदाउट एनी जुरिस्डिक्शन होती है, यानी उसकी कोई कानूनी हैसियत कोई नहीं होती। तो ये बहुत और उमर अता बंदयाल साहब ने ये भी कहा है कि मतलब ये कि आपको ये भी साबित करना होगा कि ये जो एविडेंस कलेक्ट किया गया है क्या ये लीगल तरीके से किया गया था। अगर ये इलीगल तरीके से नहीं किया गया, हाँ, था मतलब ये आपको ये वही बुनियादी तौर पे हसनात मलिक साहब वही 3 सवाल हैं जो घेरे हुए हैं। मेलिस पे है कि मेलाफिडी है, सर्विलेंस
और सर्विलेंस का हवाले से जो है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है, और कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है वो क्या कहते हैं, वो पॉइजनस फ्रूट तो नहीं है। अगर कोई गैर कानूनी तौर पर की गई है तब भी वो ठीक है। और फिर दूसरा ये है तो आज जो बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब के दलाइल देखें, नासिर साहब ये कह रहे हैं कि जी इनको लोग कहते हैं कि जी आप सिर्फ जजेस की बात ज़्यादा करते हैं। अब लोगों को क्या बताया जाए कि हमने ख़बर की अहमियत को बुनियाद बना के जो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको हाईलाइट करना होता है। अच्छा, अब यहाँ पे चलें, आप बताएं बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब के दलाइल क्या थे, ताकि आप पे तो ये इल्ज़ाम ना लगे। देखें, फ़रोग नसीम साहब के दलाइल तो आप कह सकते हैं क्रिस्पी थे बहुत। हाँ। और हमें मतलब मज़ा भी आ रहा था कि जजेस को वो अपनी बता रहे थे जिम्मेदारियाँ। और मेरा ख्याल है कि पता नहीं, मैं ये समझाऊँ कि उन्होंने जस्टिस काजी फाइसा को बजाय इसके कि जुडिशरी का, काजी फाइसा का केस ये है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का केस है, मेरा अकेले का नहीं है। इंडिपेंडेंट जजेस को टारगेट किया जा रहा है, ये जस्टिस काजी फाइसा। इनको चाहिए ये था कि जस्टिस काजी फाइसा को डिफरेंशिएट करते, अलग करते बाकी जजेस। इन्होंने आज 2 घंटे जो दिए है आर्गूमेंट, इन्होंने सारे जजेस को बताया कि आपके बच्चे, आपकी बीवियां, चाहे वो इंडिपेंडेंट सोर्स हों, उनके हों और उनकी हों प्रॉपर्टीज, आप बाउंड हैं उनको डिस्क्लोज करने में। आपकी बीवियां पार्ट एंड पार्सल हैं, आपकी बीवियां जो हैं वो, आपका जो उहदा है, ऑफिस है, वो बड़ा सीक्रेट ऑफिस है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस पे आप पे ये पाबंदियाँ हैं काजी पे, और जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी उतनी मतलब सख्त होगी, जितने प्रिविलेजेस होंगे उतना ही ज़्यादा। तो ये बेसिकली जजेस को वो मतलब जिस तरह मतलब बताया गया कि आपका क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह के 1-2 घंटे का उन्होंने कहा कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है आपका वो कहीं डिफाइन नहीं है, वो डिस्क्रिशन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। और उन्होंने 1962 की एक जजमेंट का हवाला दे के कहा कि कहीं भी जो वायलेशन होगी तो वो मिसकंडक्ट होगा जजेस का। तो जजेस को बड़ा केयरफुल होना चाहिए, जजेस को ये होना चाहिए, जजेस को वो होना चाहिए, इनकी बच्चों पर ये नज़र रखें, बीवियों पर। तो मेरा ख्याल है उससे जो हमें एक तो मेरा ख्याल है जजेस का ये माइंड बना के बैठे थे कि आज हमने सवाल नहीं पूछना है, इनको सुनना है। उन्होंने तकरीबन पूरा टाइम दिया। इवन आज मतलब बहुत से जजेस जो हैं उन्होंने एक सवाल भी नहीं किया। जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह है, मतलब जस्टिस याही अफरीदी हैं, इन्होंने कोई सवाल नहीं किया। बंदयाल साहब ने भी आखिर में 1-2 जो ऑब्जर्वेशन दी, बाकर साहब ने भी 1-2 रेलेवेंट चीज़ें दी। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि कौन सी लीगल ऑब्लिगेशन थी जो जस्टिस काजी फाइसा ने वायलेट की। 116 आपने कहा कि उसकी वायलेशन की है उन्होंने, और उन्होंने अपने जो है वो बीवी और बच्चों की प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं की। उस पर ज़रा आ जाएँ। उन्होंने कहा मैं वो बाद में बताऊँगा। तो उन्होंने बेसिकली मेरा ख्याल है कि जो वो चीज़ें की हैं उन्होंने यही बताया कि जी जो मिस जजेस का कोड ऑफ जो बीवियाँ हैं वो जो है वो उसको आप अलहदा नहीं कर सकते। वो और उन्होंने वो बेवा जो है दूसरी शादी कर ले। उन्होंने सिविल सर्वेंट रूल्स का हवाला दिया, उन्होंने स्टेट बैंक के कोई हवाला दिया। तीसरा उन्होंने कहा एमनेस्टी पीटीआई ने मेरा ख्याल है 2018 में या नून लीग ने दी, उसमें यह था कि जजेस और उनकी बीवियां जो है उससे फ़ायदा नहीं ले सकती। जब फ़ायदा नहीं ले सकती दैट मीन्स वो ये शोज कराना चाह रहे थे कि आपकी बीवियां। तो उसकी क्या रेलेवेंस क्या थी इसमें? क्या जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया ने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया? ये चीज़ कयूम साहब, ये बेसिकली जो आपका जो सवाल है, मैं वैसे असनाद साहब भी जवाब देंगे, मैं ये बताना चाह रहा था जो आपका सवाल है इसकी रेलेवेंस क्या है। रेलेवेंस वो ये कहना चाह रहे थे कि जो आर्टिकल 209 है उसमें मिसकंडक्ट डिफाइन नहीं है, वो कोई ग्रॉस मिसकंडक्ट का एलिगेशन नहीं है। तो जब वो डिफाइन नहीं है तो ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने प्रोसीडिंग्स हैं ये एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं। तो उन्होंने इंटरप्रेट करना है कि ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है या नहीं आता। तो इसलिए जस्टिस कॉर्नेलियस का भी उन्होंने एक जजमेंट को साइड किया और भी बेशुमार उन्होंने किया। तो वो ये कह रहे थे कि जब डिफ़ाइन नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि जो दूसरे लॉज जितने भी हैं जिसमें ये साबित हो करती है कि जो जजेस हैं और उनकी जो मिसेस वाइफ्स हैं और वो एक सेपरेट चीज़ नहीं है, उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है। मतलब बुनियादी तौर पर वो ये सारी चीज़ों का हवाला दे के कह रहे थे कि बीवी और बच्चे जज से अलहदा नहीं है और फिर के उनकी जज साहब की बीवी जो है वो अगर बेवा हो जाए, मतलब पहले जज साहब मार्जन फिर बीवी बेवा हो जाए, फिर वो बीवी दूसरी शादी कर ले तब इंडिपेंडेंट भी है। हाँ, तो फिर भी वो पेंशन ले सकती है। जब वो पेंशन ले सकती है तो जज को भी पाबंद है कि वो उसकी हर चीज़ का वो मतलब वो जिम्मेदार है। फिर उन्होंने इंडियन सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ
जो है वो मतलब जजेस और उनकी बीवियों को डिस्टिंग्विश नहीं किया गया, उन्होंने कोई हवाला दिया कि, और दूसरा उन्होंने कहा लोअर कोर्ट का हवाला दिया कि उनके रूल्स में ये है कि जी जो बीवियों का मतलब कितनी जिम्मेदारी है उनके हवाले से। इसके अलावा उन्होंने सिविल सर्वेंट का हवाला दिया। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने जजेस को पाबंद किया। जो मेरा कहने का जो मसला था मकसद वो ये था कि उन्होंने बताया कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे क्या क्या हैं, चीज़ें हैं, ड्यूटीज़ हैं, क्या करनी। तो अब देखें वो आर्गूमेंट में भी बिल्डअप कर रहे थे मेरा ख्याल है, लेकिन उसका उनको ये जो था कि उन्होंने उसको अलग करना था काजी फाइसा को और जजेस से, नहीं मेरा ख्याल है उन्होंने मजीद इकट्ठा कर दिया और सारा केस बना दिया। मंसूर वाली एक और वारदात डाल दी है मेरा ख्याल है। हालांकि आर्गूमेंट बड़े क्रिस्पी थे, मज़ा आ रहा था और ये जजेस को अकाउंटेबल होना चाहिए, ये वो नहीं, लेकिन वो तो होना चाहिए। लेकिन कयूम साहब बात अदालत भी पूछती है कि अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस जो है वो एक इम्पोर्टेंट है। बात ये है कि यहाँ मसला सीधी बात है, यहाँ पावर की गेम भी हो रही है, सारा कुछ इदारों से मामला हो रहा है। फरूक नसीम साहब में भी किसी ब्रीफ ले रहे हो क्या, ये कि कहीं से ब्रीफ ले रहे हो, ये बड़ी मजे की बात है। नासिर साहब, फरूक नसीम साहब लॉ मिनिस्टर हैं। आज मुल्क में लॉ मिनिस्टर कौन है? आज तो मुल्क में कोई लॉ मिनिस्टर नहीं, मतलब प्राइम मिनिस्टर ही लॉ मिनिस्टर है। अच्छा, अगर प्राइम मिनिस्टर लॉ मिनिस्टर हैं तो बैरिस्टर फरूक नसीम साहब कौन है? हसनात साहब काउंसिल है फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल गवर्नमेंट के काउंसिल है। लॉ मिनिस्ट्री और फेडरल गवर्नमेंट का काउंसिल जो है वो इंस्ट्रक्शंस किससे लेता है? देखिए वैसे तो वो लॉ मिनिस्ट्री से लेगा, लेकिन ये एक सिस्टम होता है गवर्नेंस का। बता देना, मैं वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इज द लॉ मिनिस्टर, क्योंकि अब ये चूंकि पोर्टफोलियो खाली है तो फिर इट मींस कि प्राइम मिनिस्टर इज द लॉ मिनिस्टर। तो इसका मतलब है कि द फेडरेशन लॉयर, द एक्स लॉ मिनिस्टर इज टेकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन साहब ऐसी बनेगी मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर का वकील तो सुहेल महमूद हैं और अटॉर्नी जनरल हैं। वो एक और सूरत में है। ना वो एक और सूरत है। ये फेडरेशन का वकील है। अब किससे इंस्ट्रक्शंस ले रहा है? डिजोरो की पूछ रहे हैं, डिफेक्टो। मैं आपसे डिजोरो डिफेक्टो की बहस मेरा ख्याल है इसका जवाब नसीम साहब खुद ही उनका होगा कि जवाब यही है, खुद ही लॉ मिनिस्टर है, खुद को खुद ही मेरा ख्याल है उनका एक्सपीरियंस इतना वास्ट है और उनका एक्यूमेंट इतना जबरदस्त है कि उनको किसी से इंस्ट्रक्शंस लेने की जरूरत नहीं। कयूम साहब एक चीज उन्होंने आज पनामा का हवाला दिया। उन्होंने कहा ये पनामा का की तरह जिस तरह नवाज शरीफ साहब पे सवाल होता था तो वो कहते थे कि जी ये मेरे बच्चे और ये इंडिपेंडेंट हैं, मतलब उनसे पूछें। तो यहाँ भी तो वही बात आती है आज, यानी उन्होंने नवाज शरीफ से हमदर्दी जताई और उन्होंने कहा कि जी अगर उनको सजा और उनका मामला क्यों GIT भेजा गया कि उनके सारों के टैक्स के देखा गया कि आमदन क्या थी और वो आमदन मतलब उससे मुसाबकत नहीं रखती थी कि वो अपने यानी वो जो उन्होंने एवन फील्ड के फ्लैट ले लें। तो यही मामला जो है जस्टिस काजी फाइसा के केस में आता है। तो ये उन्होंने बात की। लेकिन कयूम साहब बात ये है कि जो एक सेक्शन है, अब मेरा ख्याल है मेरी अभी भी एक दो फंक्शनरी से मतलब मिनिस्टर कैबिनेट मेंबर से बात हो रही थी तो वो इस चीज़ को कह रहे थे कि मेरा ये हम तो पता ही समझ नहीं आ रही कि हम जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ कर रहे हैं या पूरी जुडिशरी को अटैक कर रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हमें तो डिफरेंशिएट करना चाहिए था। लग ये रहा है कि हमने पूरी जुडिशरी को, पूरे जजेस को मतलब कर रहे हैं और ये मतलब उनको अटैक कर रहे हैं। तो ये बड़ा मसला है और यहाँ मतलब सेनेट इलेक्शन भी नहीं हो सकता कि जिस तरह 15 बंदे चुप हो जाए, खड़े लापता भी नहीं हो सकते। ये बड़ा मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत बड़ी आज हमाकत की। अच्छा नासिर साहब, ये जो जस्टिस मकबूल बाकर की और जस्टिस उमर अता बंदयाल की ऑब्जर्वेशंस हैं, एक तो ये पर्टिनेंट मुझे बता दीजिए वो क्या है, और ये सिर्फ एक उनको बताने वाली बात है, कॉशन करने वाली बात है, या हम इसको ले सकते हैं कि जनाब फिर गल इत्थे तक पहुंच सकते हैं? पता क्या कयूम साहब, पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, वो इससे कनेक्ट हो जाएगी, फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हाँ। आज जब फरूक नसीम साहब आर्गूमेंट्स कर रहे थे ना, तो उन्होंने इंडियन सुप्रीम कोर्ट और उनके भी जजमेंट्स का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि उसमें ये लिखा हुआ है कि जो ये जुडिशरी के जो जज हैं ना, ये वो हैं, ये पब्लिक ट्रस्ट है, इनके ऊपर जो जिम्मेदारी आए वो पब्लिक ट्रस्ट है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है, पब्लिक ट्रस्ट ही है। पूरी बात सुन लेना, आपको वो चेन ऑफ इवेंट समझ आ जाएगी। इस पे उन्होंने कहा जो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट है वो एक कदम आगे गई है और उन्होंने कहा है ये सेक्रेट ट्रस्ट है, तो आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है जो है वो बहुत भारी है। तो जब आपके ऊपर प्रिविलेजेस एंड पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आती हैं तो साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो इस पे जस्टिस मुनीर अख्तर साहब ने एक बड़े मज़े की बात की थी। उन्होंने कहा था आप जो हमें बता रहे हैं ना, ये स्टैट्यूट्स बता रहे हैं ना और डिफरेंट लॉज बता रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुकाबले के नहीं है, हम पे अप्लाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन, आप हमें उससे बताएं।
तो जब ये बात उन्होंने की तो अब आपका ये सवाल है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो देखें, बार बार जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब पहले दिन से भी कह रहे हैं और आज भी उन्होंने बार बार रिपीट किया है कि आपको हमें ये बताना है कि सर्विलेंस वाली बात पे वो अभी भी जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का पॉइंट वहाँ से नहीं हिला। उन्होंने कहा कि आपने अभी सेटिस्फाई नहीं किया हमें सर्विलेंस के ऊपर, आपने हमें करना है सर्विलेंस कि जजेस की सर्विलेंस कैसे की जा सकती है, और ये मटेरियल का जो कलेक्ट किया गया है वो जो है वो व्हीकल कैसा था, वो अगर जायज़ थी या नहीं, जायज़ नहीं था। अगर तो ये साबित होता है कि ये जायज़ नहीं था तो फिर ये धड़ाम से सारा रेफरेंस नीचे गिर जाता है, और अगर धड़ाम से नीचे गिरता है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये कोई लोअर कोर्ट तो नहीं है ना कि जी उस पर लिखा है कि 1 लाख रुपए जुर्माना तो 1 लाख रुपए जुर्माना दे दिया। ये तो 184(3) की प्रोसीडिंग्स है। तो 96 की जो उन्होंने इवेंट याद कराई है, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत की जो डिसोल्यूशन हुई थी उसको होल्ड किया था, तो उन्होंने ये रिकॉल कराया है कि इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं कि एक जमहूरी हुकूमत को घर भेजा जा सकता। फ़रूख साहब ये कह रहे थे कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट को, अब मैं ये देखा है, वो कह रहे थे कि डिस्टिंग्विश उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज और लोअर सुपीरियर सबॉर्डिनेट जुडिशरी का जज वो डिस्टिंग्विश नहीं, बराबर हैं। तो वो ये बता रहे थे कि मतलब साबित कि ये सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान है इसके जज और लोअर जुडिशरी का जज, उस पर भी जो ओब्लिगेशन आएंगी और आप पे भी वही आएंगी। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप बताएं कि कौन सी ओब्लिगेशन की वायलेशन हुई है, लेकिन वो इन चीज़ों से अभी दूर है, अभी वो मतलब डायरेक्टली नहीं बता रहे, लेकिन और बहुत सारे आर्टिकल का हवाला दिया, 224 का हवाला दिया, आर्टिकल मेरा ख्याल है 63 का हवाला दिया। इसके अलावा एक और SCCP के लॉज के बताए वो सारे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की बीवियां बच्चे, एमनेस्टी लॉ से शुरू, एमनेस्टी का बीवियां बच्चे जो कुछ करेंगे आप पाबंद हैं। तो जस्टिस बाकर साहब ने कहा क्या फिर कल की एक बेटा किसी जज का उसने टैक्स लॉ की वायलेशन की तो फिर SJC में मामला आ जाएगा। तो ये मतलब हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब है कि जो वफाक के वकील हैं, मुफ्त वकील जनाब बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब, उन्होंने आज जजेस की जिम्मेदारियों के हवाले से सब कुछ याद करा दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जजेस की जासूसी के ऊपर उनको भी कुछ याद करवा दिया कि एक मुंतखब हुकूमत अदलिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के को इन्वेड करने के ऊपर एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत को घर भेजा जा सकता है। अहम मुकदमा है, किस तरफ जाता है। जैसे कि आपको कहा ना कि रोज़ाना की सिचुएशन मुख्तलिफ होती है। 2-3 चीज़ें हैं वो अभी तक बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम उन पर नहीं आए। बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम इस मुकदमे को लटकाना या लंबा करना चाहते हैं, और गो कि आज अदालत की तरफ से उन्होंने कहा भी गया कि हमने आपको बहुत ज़्यादा वक्त दिया, और आज जजेस ने बड़ी खामोशी से उनको सुना। तो देखते हैं आइंदा समात यानी कि कल तक कि कल बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम अपने तरकश से और कौन कौन सा तीर लाकर 10 रुकनी फुल कोर्ट की तरफ फेंकते हैं। शराय दसूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।